दोस्तों नमस्कार। केरला स्टोरी क्या बीजेपी का प्रोपोगंडा है या केरला स्टोरी क्या एक रियलिटी डिपिक्ट कर रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। कई राज्य की सरकारें केरला स्टोरी पे बैन लगाना चाह रही हैं, तो वहीं कई राज्यों की सरकारें पूरी कैबिनेट को लेकर केरला स्टोरी को देखने भी जा रही हैं और उसको टैक्स फ्री भी कर रही हैं। केरला स्टोरी के पीछे की कहानी क्या है? क्या प्रोपोगंडा है या रियलिटी? ये निर्णय आप खुद ही लीजिएगा इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स पेश करूंगा, कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। ये पर्सनल टिप्पणी देना, ओपिनियन देना, ये आज आपका कार्य है इन फैक्ट्स को स्टडी करने के बाद। फैक्ट्स को जानने के लिए दोस्तों हम जाएंगे 1970 के दशक में। 1970 का दशक अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। अमेरिका उस समय वियतनाम में एक लड़ाई लड़ रहा था। शीत युद्ध में वो वियतनाम को अपने कब्जे में लाना चाहता था और वियतनाम में वो नाकाम हो रहा था, क्योंकि वियतनाम के पीछे खड़ा था रूस, और रूस की बैकिंग की वजह से वियतनाम ने इस प्रकार से अमेरिका को मुंह की गिराई कि अमेरिका को वियतनाम में एक बहुत बुरी हार हुई। दोस्तों 1970 के दशक में, लगभग 1974-75 में, जब अमेरिका वियतनाम से पिट कर वापस जा रहा था, तो उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका को रोक के बोला कि आप निराश मत होइए, जो हशर आपके साथ सोवियत यूनियन ने वियतनाम में किया है, यही सोवियत यूनियन का हशर आप हमारे सपोर्ट और हमारे सहयोग के साथ अफ़गानिस्तान में कर लीजिए। अब सबसे बड़ी सवाल ये थी कि अफ़गानिस्तान क्यों दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अफ़गानिस्तान 1970 के दशक में बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसकी राजनीति में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। अफ़गानिस्तान के जो राजा थे, जो 1925 से सोवियत की तरफ टिल्टेड थे और सोवियत का मॉडल ही अपना रहे थे, वो उस समय तक बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो बीमारियों को भी झेल रहे थे। वो अपना इलाज कराने बार बार यूरोप भी जाते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अफ़गानिस्तान की जो राजनीति थी, उसमें कोई एक बहुत ही मजबूत नेता नहीं था, और पाकिस्तान ने अमेरिका को यही सुझाव दिया कि आप अफ़गानिस्तान की जो अपना डोमेस्टिक जो उसकी वीकनेस है, पॉलिटिकल वीकनेस, इसको एक्सप्लॉइट कीजिए, और इस पॉलिटिकल वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके आप सोवियत को इनडायरेक्टली इनवाइट कीजिए। दोस्तों पाकिस्तान ने 1975 से अफ़गानिस्तान में इस्लामिस्ट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस्लामिस्ट्स ने पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के राजा थे, उनके खिलाफ रिवोल्ट चालू कर दिए। सोवियत यूनियन ये चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था और सोवियत यूनियन को ये लगा कि भाई अफ़गानिस्तान में अमेरिका का और पाकिस्तान का इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है। दोस्तों शीत युद्ध के दौरान कोई भी जो ऑब्जेक्टिव तरीके से वर्ल्ड को जो है नहीं देखा जाता था, हमेशा एक कलर्ड आइडियोलॉजिकल लेंस से ही देखा जाता था। तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से जो इस्लामिस्ट 1975 में खलबली मचाने लगे, तो सोवियत ने उस चीज़ को अमेरिका का और पाकिस्तान का गेम प्लान समझते हुए अपना शिकंजा वहाँ पर मजबूत करना शुरू करा। 1979 तक दोस्तों स्थिति ये हो गई कि सोवियत यूनियन अपने टैंकों को लेकर पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान में आ गया, और जब वो अफ़गानिस्तान में आया तो उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि अमेरिका इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने जब ये देखा कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एक इन्वेजन कर लिया, एक अटैक कर लिया और उसको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो अमेरिका ने सोचा कि हम सोवियत को रेजिस्ट करेंगे अफ़गानिस्तान में जाकर, और सोवियत का वही हशर करेंगे अफ़गानिस्तान में जो उसने हमारा हशर वियतनाम में किया था। पर क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, तो अमेरिका ने इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में अपने दो साथियों की मदद ली। इसमें से सबसे पहला साथी था पाकिस्तान और दूसरा साथी था सऊदी अरेबिया। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अफ़गानिस्तान जाइए, आपका तो नेबरिंग टेरिटरी है, आप बॉर्डर पार कीजिए, दुरंत लाइन जो है उसको क्रॉस करके उस पार जाइए, अफ़गानिस्तान से यंग बच्चों को इकट्ठा करके लाइए, यंग बच्चों को इकट्ठा करके पाकिस्तान लाइए। पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान को एक चीज़ बोली, पाकिस्तान की सरकार को ये बोला कि आप एक काम ये कीजिए कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे जो बच्चे वहाँ से इकट्ठे करके हम लाएंगे, उनको पाकिस्तान में पनाह दीजिए और पाकिस्तान में उनके लिए मदरसे बनाइए। इन मदरसों में अमेरिका ने बोला कि हम सऊदी अरेबिया से रिलीजियस टीचर्स को लाएंगे, और वो रिलीजियस टीचर्स जो हैं यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आके इन मदरसों में जो पाकिस्तान में बनेंगे, वो अफ़गानी बच्चों को रेडिकल एजुकेशन देंगे। अब सवाल ये उठता है कि रेडिकल एजुकेशन क्या? तो जब ये बच्चे बहुत सारे पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान से एकजुट करके इकट्ठा करके उनको लाना शुरू कर बैठा, तो उस दौरान सऊदी अरेबिया ने अपने रिलीजियस स्कॉलर्स को यहाँ भेजा, और इन मदरसों में जाकर ये अफ़गानी बच्चों को दो चीज़ें बोली। सबसे पहली चीज़ ये बोली कि भैया इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम खतरे में इसलिए है क्योंकि आपकी जो इस्लामिक कंट्री है अफ़गानिस्तान, उसमें सोवियत का कंट्रोल हो चुका है। और दूसरा
इन्होंने ये बोला कि सोवियत जो हैं ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, और ये जब जिस भी टेरिटरी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उस टेरिटरी में उस टेरिटरी के लोगों का धर्म को भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को भी सपोर्ट करने को मौका मिला, और इन्होंने बार बार एक नैरेटिव ये चलाया, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने, कि अफगानिस्तान में इस्लाम खतरे में है। अब ये जो बच्चे आए इन मदरसों में, जब पाकिस्तान में ये भर्ती हुए, इन मदरसों में बैठकर अब जब उन्होंने पढ़ाई चालू करी, इस पढ़ाई के दौरान उनको रेडिकल एजुकेशन दी गई, उनको बार बार ये बात बोली गई कि आपको हम लोग रेडिकल ट्रेनिंग देंगे, आपको आर्म्स एमुनिशन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आपको यहाँ से तैयारी करनी है, पढ़ाई करके एक तरीके से एकजुट होकर वापस जाना है और अफ़गानिस्तान में सोवियत को रेजिस्ट करना है। दोस्तों, ये जो बच्चे आए, जो अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान के इन मदरसों में सऊदी अरेबिया के रिलीजियस टीचर्स के थ्रू पढ़ाई करना चालू कर बैठे, इन बच्चों को बोला गया तालीब। दोस्तों, तालीब जो है एक अरबिक शब्द है, अरबिक शब्द जिसका मतलब होता है वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं और जो मदरसा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जब ये बच्चे आए, जब इन्होंने तालीब के तहत पढ़ाई चालू करी और ये तालीब बहुत सारे बनने लग गए, इस दौरान दोस्तों पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हाफिज़ सईद को, मसूद अज़हर जैसे लोगों को एकजुट करा। उन्होंने एक 1985 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद। दोस्तों, 1985 में मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद जो बना, उसको भी साथ में पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई इस मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद के अंदर हाफिज़ सईद जो है, मसूद अज़हर जो है, ये दोनों लोग जो थे, ये मदरसों में बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे थे। इनको भी बोला कि आप साथ में रेडिकलाइज तो करते रहिए, लेकिन अफगानिस्तान में जाकर सोवियत के खिलाफ आप भी लड़िए। तो मसूद अज़हर जैसे लोग, हाफिज़ सईद जैसे लोग, इन दोनों ने भी बच्चों को सिर्फ रेडिकलाइज नहीं करा, बल्कि साथ ही में इन्होंने जाकर अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। दोस्तों, 1988 में जब सोवियत ने अपने हाथ खड़े कर लिए और सोवियत ने बोला कि भाई हम अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो उस समय पाकिस्तान ने, अमेरिका ने इस चीज़ में अपनी विक्ट्री प्राप्त करी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाफिज़ सईद उस समय, साथ ही में मसूद अज़हर उस समय, ये जो दो पाकिस्तान के नागरिक थे, ये जो पाकिस्तानी नागरिक बच्चों को रेडिकलाइज भी कर रहे थे और साथ में सोवियत जिहाद भी लड़ रहे थे, इन्होंने सडनली अब सोचा कि भाई ये जो पूरा गेम प्लान था, क्योंकि अब ये तो सोवियत को हराने का काम ख़त्म हो गया, हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में 1988-89 के पीरियड में पाकिस्तान की आईएसआई ने मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद, जो कि 1985 में बना था, उसी का एक आर्म्ड विंग 1989 में क्रिएट किया और उस आर्म्ड विंग का नाम रखा लश्कर-ए-तैयबा। दोस्तों, जब लश्कर-ए-तैयबा बना तो उसकी लीडरशिप दी गई हाफिज़ सईद के कंट्रोल में। हाफिज़ सईद को बोला कि आप लश्कर-ए-तैयबा जो है, आर्मी ऑफ द प्योर, लश्कर-ए-तैयबा का लिटरल मीनिंग जो है आर्मी ऑफ द प्योर है, कि अब आप एक आर्मी बनाइए अफ़गानिस्तान के एक्सपीरियंस से और इस आर्मी ऑफ द प्योर को लेकर कश्मीर में लड़ाई चालू कीजिए। तो दोस्तों, उस समय हाफिज़ सईद ने अपना सारा अटेंशन कश्मीर की ओर डाइवर्ट कर दिया। पर जो ये बच्चे थे जो मदरसों में पढ़ रहे थे, इनमें भी दो भाग हो चुके थे दोस्तों। पहला भाग ये था कि जिन बच्चों ने अफ़गानिस्तान में लड़ाई करी और उन अफ़गानिस्तान में लड़ाई करने के बाद उन्होंने सोवियत को वहाँ पर रेजिस्ट करा, पर वो सिर्फ एक वर्ग वो नहीं था जो सिर्फ सोवियत के खिलाफ लड़ रहा था, जो पढ़ के प्रोग्रेस करके जा चुके थे, पर एक वर्ग वो भी था जो अभी भी पढ़ रहे थे, लेकिन उनको मौका चाहिए था लड़ाई करने का। लेकिन क्योंकि सोवियत 1988 में छोड़ के अफगानिस्तान चला गया, तो इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, इनको मौका लड़ाई करने का नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का क्या हुआ उस समय। तो दोस्तों, उस समय ये हुआ कि 1988 से लेकर 1992 तक ये जो तालिब थे अफ़गानिस्तान में, ये जो बच्चे थे, ये वेट करते रहे कि अफ़गानिस्तान में स्थिरता आएगी, पॉलिटिकली कोई स्टेबिलिटी आएगी। पर जब इन्होंने देखा कि 1992-93 तक कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, तो 93 के बाद इन्हीं बच्चों ने, जो पढ़ रहे थे मदरसों में, जिनको मौका अफ़गानिस्तान में जिहाद लड़ने का नहीं मिला था क्योंकि अफ़गानिस्तान में सोवियत जो है 1988 में छोड़ के चला गया था, इन बच्चों ने सोचा कि हमें अफ़गानिस्तान का कमान खुद ही संभालना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों 94 से 96 तक ये बच्चे एकजुट होते गए और इन सारे बच्चों ने 96 में मिलकर एक ग्रुप बनाया तालिबान। दोस्तों, तालिबान जो शब्द है वो तालिबान आता है तालीब से, तालिब यानी कि वही बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे थे। अब दोस्तों, तालिबान जो है 96 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में रहा, उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा रखा, लेकिन तालिबान को एक तरफ रखिए, वापस आइए 1989 में। 1989 में मैंने आपको बताया कि लश्कर-ए-तैयबा बना। दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा हाफिज़ सईद की लीडरशिप पे आया। हाफिज़ सईद ने पूरे कश्मीर के अंदर टेररिज्म को बहुत प्रमोट किया। दोस्तों, भारत की सरकार उस समय 97-98 तक लश्कर-ए-तैयबा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में कामयाब रही, लश्कर-ए-तैयबा की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने में भी कामयाब रही। लेकिन
लश्कर-ए-तैयबा 97-98 तक इतना एक बड़ा संगठन बन चुका था कि 97-98 तक दोस्तों आईएसआई ऑफ पाकिस्तान में भी अब डर लगने लग गया था उनको कि भाई अगर लश्कर ने कश्मीर पे इतना बड़ा कब्जा बना लिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लश्कर कल को हमारे ऊपर भी आके हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। तो दोस्तों 97-98 से जब से भारत की सरकार ने कश्मीर में हो रहे आतंकवाद को और जब से भारत की सरकार ने कश्मीर में लश्कर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की थी, उस दौरान से पाकिस्तान की आईएसआई ने भी ये सोचा कि जैसे जैसे लश्कर का इन्फ्लुएंस कश्मीर में घट रहा है, क्यों ना हम लश्कर के साथ ही एक कॉम्पिटिटर ग्रुप क्रिएट कर दें। तो इस कॉम्पिटिटर ग्रुप को क्रिएट करने के लिए 98-99 में दोस्तों पाकिस्तान की आईएसआई ने एक घटना रची जिसको IC-814 के हाईजैकिंग का इंसिडेंट माना जाता है। इस IC-814 के हाईजैकिंग के इंसिडेंट के बाद मसूद अजहर जो भारत की कैप्टिविटी में 1994 से था, उसको रिलीज़ करवा कर 2000 में पाकिस्तान की आईएसआई ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया जैश-ए-मोहम्मद। दोस्तों जैश-ए-मोहम्मद का जब संगठन हुआ तो जैश-ए-मोहम्मद उस समय कश्मीर में आके लड़ाई करने लगा। अब आप सोचिए कि 2000 में कैसी स्थिति हो चुकी थी कि 2000 का जो ईयर था उसमें कश्मीर में दो बड़े संगठन थे। एक था हाफिज सईद लेड लश्कर-ए-तैयबा और दूसरा था दोस्तों जैश-ए-मोहम्मद जो कि मसूद अजहर का लेड ग्रुप था। दोनों ग्रुप आईएसआई के सपोर्टेड थे। आईएसआई ये चीज़ चाहती थी कि दोनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहें, कश्मीर में लड़ते रहें, ताकि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में ही बिजी रहेंगे और हमारे ऊपर भारी नहीं हो पाएंगे। लेकिन सारा खेल बदल गया दोस्तों 2001 में। 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ तो 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका के मन में एक चीज़ क्लियर हो गई कि 9/11 को अटैक करने वाले अलकायदा और तालिबान वाले लोग हैं और अलकायदा और तालिबान अफ़गानिस्तान में है। तो 9/11 के बाद अमेरिका ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया। उसने जब अलकायदा और तालिबान पे अटैक करना चालू किया तो उस समय अलकायदा और तालिबान के लोग एकदम से अफ़गानिस्तान को छोड़ पाकिस्तान में आ बैठे। उसी समय दोस्तों 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और भारत की सरकार ने अमेरिका को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि देखिए अब आपके ऊपर जब 9/11 हुई तो आपको मालूम चला, हम पिछले 15 सालों से रो रहे थे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हरकतें कर रहा है और ये लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का प्रयोग करके भारत को तोड़ता है, तो आप इस चीज़ को माने नहीं। इसने कश्मीर में आतंक मचा रखा है और कश्मीर में तबाही मचा रखी है। दोस्तों 9/11 एक बहुत बड़ी इंसिडेंट थी जो कि अमेरिका को खुद ही शेक कर बैठी थी। तो 9/11 के इंसिडेंट के बाद जब 2001 में अलकायदा और तालिबान के ऊपर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से और जब अलकायदा और तालिबान को तोड़ने की कोशिश की गई तो उस अलकायदा तालिबान ने उठकर अपना पूरा का पूरा बेस जो है पाकिस्तान में बना लिया। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर अमेरिका की तरफ से आया। इंडिया ने भी उस समय अमेरिका को बोला कि आप पाकिस्तान पे प्रेशराइज़ करके इनको बोलिए कि कश्मीर में ये हरकतों को बंद कीजिए। दोस्तों जैश-ए-मोहम्मद एक नया संगठन था जो 2000 में ही बना था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लमेटिक इशू था तो वो था अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर कि अब आप लश्कर की एक्टिविटीज़ को भी बंद कीजिए। दोस्तों 2001 में जब इंडिया ने अमेरिका को कंप्लेंट करी और अमेरिका को बोला कि आप लश्कर की एक्टिविटी कश्मीर में बंद कराइए, तो उस समय पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आया। पाकिस्तान को लगा कि भाई अब हम लश्कर को बेरोजगार कैसे करें। लश्कर तो 1985 से चलती आ रही है मरकाज़-उद-दावा वाले इरशाद से। उस समय एक बहुत गहरी मीटिंग हुई और 2002-2003 में मीटिंग ये हुई आईएसआई के बीच में, लश्कर-ए-तैयबा के अधिकारियों के बीच में कि भाई अब हम करें भी तो करें क्या, हम बोले भी तो बोले क्या। तो उस समय ये हुआ डिसीजन दोस्तों कि 2002-2003 के समय कराची में, जो कराची सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई आईएसआई के आला अधिकारियों के बीच। इस आईएसआई के अधिकारियों के बीच में जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी वहाँ पर प्रेजेंट था और इस मीटिंग में दाऊद इब्राहिम भी प्रेजेंट था। दाऊद इब्राहिम जो 1990s के डेकेड से दोस्तों पाकिस्तान में कराची में रह रहा था और आईएसआई का दामाद बन के वहाँ पर घूम रहा था, वो भी इस मीटिंग में आया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है मन में आपके कि भाई दाऊद इब्राहिम यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो दोस्तों चीज़ों को समझिए। 2001 में अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान को कि लश्कर की एक्टिविटीज़ कश्मीर में बंद की जाए। पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि लश्कर की एक्टिविटीज़ बंद करने का मतलब है कि लश्कर बेरोज़गार होगा, लश्कर बेरोज़गार होगा तो कहीं ना कहीं वो हम पे हमला ना कर बैठे। तो आइडिया ये था पाकिस्तान के मन में कि किस तरीके से हम लश्कर की एनर्जी कश्मीर से बंद करके दूसरी जगह पर डाइवर्ट करें।
अब अगर सवाल ये है कि लश्कर को हमने कश्मीर में काम करने के लिए रोकना है, धीरे करना है, तो उसको फिर हम ले जाएं भी तो कहाँ ले जाएं? तो दोस्तों ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे 2002-2003 में जो कराची में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आईएसआई के आला अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम को भी बुलाया, क्योंकि जिसको वो दामाद बनाकर अपने टेरिटरी में पनाह देकर रखे हुए थे, अब समय था कि उसका प्रयोग किया जाए। तो 2003-4 के समय दोस्तों ये हुआ कि आईएसआई के अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम को बोला कि भाई जो लश्कर तैयबा है उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं अब कश्मीर में जो हैं वो हमें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि मजबूरन अमेरिका का दबाव है, लेकिन लश्कर को बेरोज़गार नहीं कर सकते। हम अब क्या करेंगे कि जो जैश ए मोहम्मद है, जो कि नया ग्रुप 2000 में बना था, उसको बोलेंगे कि आप कश्मीर की स्पेस को एक्सप्लॉइट करो, और क्योंकि उसके लिए कश्मीर नया होगा तो उसको वहाँ पर समस्याएँ आएंगी, कठिनाइयाँ होंगी। लश्कर जो एक एक्सपीरियंस ग्रुप है उसको कश्मीर में बंद कराकर अब पैन इंडिया लाया जा रहा था। तो दोस्तों 2003-4 में एक अंडरस्टैंडिंग बैठी कि पैन इंडिया अगर लश्कर आएगा तो लश्कर को पैन इंडिया आने के लिए दाऊद इब्राहिम की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दोस्तों दाऊद इब्राहिम का इंडिया में नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो एक माफिया गैंगस्टर था, और उस माफिया गैंगस्टर ने 1960, 70, 80 के दशक में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पुलिस से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, माफिया ग्रुप से लेके सब जगह बना रखा था। तो अब ऑब्जेक्टिव ये था कि क्यों ना एक टेररिस्ट ग्रुप को एक माफिया ग्रुप के साथ जोड़कर एक इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई इनको सुपरवाइज करे और पैन इंडिया आतंक मचाया जाए। तो दोस्तों गेम समझिए, 2005 में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम रखा गया कराची प्रोजेक्ट। इस कराची प्रोजेक्ट में फ्यूजन हुआ एक टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा का, साथ ही में हुआ एक माफिया ग्रुप दाऊद इब्राहिम का, और तीसरा इंटेलिजेंस एजेंसी जो आईएसआई थी उसने अब ये सोचा कि लश्कर जाएगी पैन इंडिया, और लश्कर पैन इंडिया जो जाएगी वो सपोर्ट लेगी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का, और दाऊद इब्राहिम के इन नेटवर्क्स का प्रयोग करके हम भारत में टेररिज्म करवाएंगे। इसके फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि भारत में यदि कोई टेररिज्म होगा तो उसको समझने के लिए भारत सरकार को काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि टेररिज्म कश्मीर में अब कम होगा और भारत में ज़्यादा होगा, तो भारत सरकार के लिए भी एक नई चेतावनी सी हो जाएगी कि भैया अब ये हो क्या रहा है। तो उनको समझने में जो ये टाइम लगेगा, उस समझने के टाइम को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। दोस्तों जब 2005 में कराची प्रोजेक्ट का गठन हुआ तो इस कराची प्रोजेक्ट में दाऊद इब्राहिम ने एक बड़ी सरल सी चीज़ बोली। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि देखिए साहब, मैं आपको अपने नेटवर्क्स दे सकता हूं, पर मुझे ये नहीं पता कि ये नेटवर्क्स लश्कर का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो दोस्तों कराची प्रोजेक्ट की एक मीटिंग 2005 में दोबारा हुई, और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है दाऊद, आप हमें अपने नेटवर्क्स दीजिए, हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे लश्कर से। लेकिन सवाल ये होता है कि दोस्तों ये होगा कैसे? अब हमें एक चीज़ और समझनी है दोस्तों। 1977 में भारत में एक संगठन बना था, और उस संगठन का नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी। दोस्तों ये जो सिम्मी था ये इनिशियली बना था भारत के मुसलमानों के वेलफेयर के लिए। अब जब ये भारत के मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बना था तो ये काफ़ी समय तक तो भारत के मुसलमानों के लिए उनको एजुकेशन देना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, इसके कार्य करता गया। लेकिन 1980 के दशक में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो सिम्मी संगठन था वो दिन पर दिन रेडिकलाइज होता गया, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान का जिहाद देख रहा था, वो पाकिस्तान का गेम देख रहा था। फिर 1990 के दशक में जब पाकिस्तान ने कश्मीर में लश्कर और इन सारे संगठनों का प्रयोग करके कश्मीर में आतंकवाद शुरू करा, तो सिम्मी उस समय और रेडिकल होता गया, और सिम्मी को भी ये समझ आने लग गई कि भैया ये पीसफुल तरीके से मुसलमानों का भारत में वेलफेयर नहीं होगा, हमें वायलेंस का प्रयोग करना ही होगा। गेम बदला 2001 में। 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ तो उस समय सिम्मी के जो कई अधिकारी थे और सिम्मी के कई लोग थे, उन्होंने 9/11 को बहुत प्रेज़ किया, और इस प्रेज़ को पकड़ते हुए भारत सरकार ने, उस समय के जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी की सरकार में, उन्होंने सिम्मी के पूरे ग्रुप को बैन कर दिया। तो दोस्तों 2001 से ये ग्रुप अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहा था, और 2005 में जब कराची प्रोजेक्ट बना तो कराची प्रोजेक्ट में ये बात बोली गई कि हम भारत में दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का प्रयोग करेंगे, और जब नेटवर्क्स का प्रयोग करेंगे तो उस समय ये बात आई कि क्यों ना ये नेटवर्क्स जो हैं ये सिम्मी कैडर्स के साथ भी जोड़ दिए जाएं, क्योंकि सिम्मी एक बैंड संगठन थी, सिम्मी एक रेडिकल संगठन थी, सिम्मी वायलेंस को भी अपनाना चाहती थी। तो आप समझिए दोस्तों कि 2005 के कराची प्रोजेक्ट में एक बहुत अच्छा गेम प्लान बनाया गया। गेम प्लान ये था कि टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा पैन इंडिया एक्सप्लोर करेगा। दूसरा, इसके एक्सप्लोरेशन के दौरान दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क हमारे को मदद करेगा। तीसरा, दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का प्रयोग करते हुए हम सिम्मी के कैडर्स को पकड़ेंगे, इन सिम्मी के कैडर्स को बोलेंगे कि आप तो ऑलरेडी रेडिकल हैं, आप तो वायलेंस करना भी चाहते हैं, तो आइए आपको लश्कर का सपोर्ट दिलवाते हैं, और लश्कर के सपोर्ट से आप इंडिया में टेररिस्ट अटैक चालू कीजिए। दोस्तों जब ये गेम प्लान पूरा 2005 में बना
इसी गेम प्लान को मटीरियलाइज करने के लिए 2006 में एक संगठन का क्रिएशन हुआ जिसका नाम हुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको हम पीएफआई के नाम से जानते हैं। दोस्तों पीएफआई जो थी ये एक नया संगठन 2006 में बनी, लेकिन 2006 में जब ये बनी, अब आप इस चीज़ को समझिए कि इस संगठन का काम पता है क्या था। इस संगठन का काम ये था कि ये ग्रुप आईएसआई के सपोर्ट से काम करेगा, और ये ग्रुप जो पीएफआई है इसको ये बोला गया कि नंबर 1 आप सिम्मी के सारे कैडर्स को, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको पीएफआई में ले आइए, क्योंकि सिम्मी बैंड है, पीएफआई तो नहीं बैंड है। तो सिम्मी को सारे के सारे कैडर्स को एकजुट करके 2006 में पीएफआई में लाया गया। और पीएफआई जब ये बनी तो पीएफआई को ये बोला गया कि अब आप लश्कर का साथ कीजिए और लश्कर के साथ मिलकर भारत के मुसलमानों को उकसाइए, और भारत के मुसलमानों को उकसाने के बाद इनका प्रयोग करके भारत में टेररिज्म करवाइए। तो दोस्तों 2006 से जब सिम्मी का सारा कैडर पीएफआई में आ गया और पीएफआई जो है आईएसआई के साथ मिलकर लश्कर का सपोर्ट लेकर भारत के मुसलमानों को एकजुट करने लगी, और भारत के मुसलमानों को साथ में बोलने लगी कि आइए हम आपको मिलकर जो है ट्रेनिंग देंगे ताकि आप जो है भारत के खिलाफ टेररिज्म करें। तो एक पीएफआई जो थी ये एक तरीके की फीडर संस्था बन गई। ये आज की डेट में लश्कर के साथ लिंक होकर इसने भारत के मुसलमानों को एकजुट करना चालू कर दिया। और 2007 में इन सारे भारत के मुसलमानों में जो कई लोगों को पीएफआई ने पकड़ा, जिनको रेडिकल ट्रेनिंग दी, जिनको लश्कर के साथ जोड़ने की कोशिश करी, इन सबको जब ट्रेन करा गया, इन सबको जब आर्म्स एमुनिशन दिए गए और पैसा दिया गया, तो 2007 में इन्हीं सारे लोगों को एकजुट करके एक नया संगठन बना दिया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन मुजाहिदीन। तो अब आप दोस्तों गेम प्लान समझिए। 2001 में 9/11 होता है। 2001 के 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर लश्कर के ऊपर एक प्रेशर आता है अमेरिका की तरफ से कि लश्कर का काम जो है टेररिज्म का कश्मीर में, उसको रोका जाए। लश्कर को कश्मीर से डाइवर्ट करने के लिए आईएसआई एक गेम प्लान रचती है। 2002, 3, 4 में मीटिंगें होती हैं। कराची के अंदर ये मीटिंगों में डिसाइड किया जाता है कि हम दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क प्रयोग करके लश्कर को कश्मीर से हटाकर पैन इंडिया भेजेंगे। 2005 में कराची प्रोजेक्ट बनता है। कराची प्रोजेक्ट जो बनता है 2005 में, इस कराची प्रोजेक्ट में ये डिसाइड किया जाता है कि हम सिम्मी का प्रयोग करेंगे, जो कि एक संस्था मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बनी थी बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेडिकल हो गई थी। और 2001 में सिम्मी को भारत की सरकार ने बैन कर दिया था। तो सिम्मी का सारा काडर जो है रेडिकलाइज्ड ऑलरेडी है, तो क्यों ना इस रेडिकलाइज्ड काडर का प्रयोग किया जाए। तो 2005 के कराची प्रोजेक्ट में ये निर्णय लिया गया कि सिम्मी के सारे कैडर को एक नया नाम दिया जाए, एक नई आइडेंटिटी दी जाए। और 2006 में इसको एक आइडेंटिटी पीएफआई के तहत दी गई। पीएफआई को बोला गया कि भाई जिसमें सारे सिम्मी के कैडर आ गए कि अब आप लश्कर के साथ लिंक होकर भारत के मुसलमानों को एकजुट कीजिए, और भारत के मुसलमानों में उन एलिमेंट्स को पकड़िए, खास करके उन यूथ को पकड़िए जो भारत के खिलाफ टेररिज्म करने के लिए रेडी हैं। और जैसे जैसे वो यूथ इकट्ठे कर दिए गए, उनको पाकिस्तान भेज के ट्रेनिंग दी गई। उसी दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि 2007 में जब एक चंक ऑफ यूथ रेडी हो गया जो भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था, उस चंक ऑफ यूथ को एक नए ग्रुप में डाल दिया गया जिसका नाम बनाया गया इंडियन मुजाहिदीन। अब इंडियन मुजाहिदीन ने 2007 से दोस्तों भारत में टेररिज्म के अटैक्स चालू किए। अब आप ब्यूटी देखिए, इंडियन मुजाहिदीन जो है उसको सपोर्ट करने वाली थी पीएफआई। पीएफआई जो थी वो अर्स्टवाइल सिम्मी थी, यानी कि जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं वो सारे के सारे भारतीय नागरिक हैं। और भारतीय नागरिकों को सपोर्ट कौन कर रहा है? लश्कर। लश्कर को सपोर्ट कौन कर रहा है? आईएसआई। तो खेल ये था कि इंडिया के लोग, जो इंडिया के मुसलमान हैं, अगर ये भारत के विभिन्न इलाकों में जाकर टेररिज्म करेंगे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का गेम खेल पाएगा और बोलेगा कि देखिए भारत में तो टेररिज्म जो है भारत के मुसलमान ही कर रहे हैं और भारत की डेमोक्रेसी वीक है। 2007 से लेकर 2011-12 तक दोस्तों, उस समय तक इंडियन मुजाहिदीन ने भारत में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए। लेकिन पैरेलली अफगानिस्तान में दोस्तों भूलिएगा मत कि अमेरिका अपने ऑपरेशंस कर रहा था, और अमेरिका इस ऑपरेशंस के दौरान अलकायदा को और तालिबान को टारगेट कर रहा था। दोस्तों 2012 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है, तो उस ओसामा बिन लादेन के मारने के बाद अलकायदा एक तरीके से टूट जाती है, लेकिन तालिबान उस समय एक मजबूत संगठन बना रहता है। और तालिबान में क्योंकि बच्चे थे, और ये बच्चे वही थे जो मदरसों में पढ़ रहे थे, और इनको तो सपोर्ट अमेरिका ने किया था, तो अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि भैया देखिए हमारा एनिमी तो जो है वो अलकायदा था, तालिबान नहीं। दोस्तों 2012 के बाद तालिबान को अमेरिका की तरफ से एक प्रपोज़ल आया। अमेरिका ने बोला कि भाई देखिए हमने अलकायदा को मारना था, हमने अलकायदा को मार दिया, अब आप लोग जो है एकजुट हो जाइए तालिबान के लोग,
और अगर आप लोग अफगानिस्तान की कमान संभालना चाहते हैं तो आप अफगानिस्तान की कमान संभालिए, हम आपको मदद करेंगे। दोस्तों 2012 में जब तालिबान में ये बात हुई तो तालिबान के अंदर के लोगों में दो प्रकार के वर्ग देखने को मिले। एक था तालिबान का सीनियर वर्ग। दोस्तों ये सीनियर वर्ग वो था, ये वो बच्चे थे जो 1988 में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन जिनको मौका लड़ाई करने का नहीं मिला था। ये तब तक 2012-13 तक वरिष्ठ हो चुके थे, एजेड हो चुके थे। और साथ ही में दोस्तों तालिबान के मध्य वर्ग के भी लोग थे। तो मध्य वर्ग के जो लोग थे वो पॉपी कल्टीवेशन वगैरह को संभाल के रखे हुए थे। अब तालिबान को जब 2012 में 13 में अमेरिका की तरफ से ये प्रपोजल आया, और प्रपोजल ये था कि भाई अब आपको अगर अफगानिस्तान की कमान संभालनी है तो अब आप कमान संभालिए, तो जो सीनियर तालिबान था वो सीनियर तालिबान ने तो तुरंत हाँ बोला कि भैया ठीक है, हम कमान संभालने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो मिडिल लेवल तालिबान था उसको ये लगा कि अगर सीनियर लेवल तालिबान जो है ये पॉलिटिकल सेटअप में आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें तो पावर नहीं मिलेगी। तो सीनियर तालिबान को ये मिडिल लेवल तालिबान के लोगों ने बोला कि भाई आप हमें भी अकोमोडेट कीजिए। तो सीनियर लेवल तालिबान ने बोला कि आपको अकोमोडेट तो नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि तालिबान दो वर्गों में बट गया। अब सीनियर तालिबान ने क्योंकि इंक्लिनेशन शो कर दिया था कि हम अमेरिका के साथ जुड़कर अफगानिस्तान की सरकार में आना चाहते हैं, तो अब अमेरिका के ऊपर भी दबाव था कि भाई सीनियर तालिबान को अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि अलकायदा को ख़त्म कर दिया है। सीनियर तालिबान अगर आ जाए तो ये कहीं ना कहीं पूरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब अड़चन जो बन रही थी वो मिडिल तालिबान थी। मिडिल तालिबान ने सीनियर तालिबान का भी सपोर्ट नहीं किया, और मिडिल तालिबान ने तो एक तरीके से एक पॉइंट पर आकर रिबेल करने का भी वो दे दिया अल्टीमेटम कि अगर हमें पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो हम रिबेल करेंगे, हम तालिबान के सीनियर लोगों को मारेंगे। तो दोस्तों अमेरिका ने इस चीज़ को देखते हुए अब सोचा कि क्यों ना ये जो मिडिल लेवल तालिबान है जो कि ओपोज कर रहा है, इस मिडिल लेवल तालिबान को पूरा का पूरा एलिमिनेट किया जाए। अब हुआ क्या दोस्तों कि इस कॉन्टेक्स्ट में 2014 में अमेरिका के सपोर्ट से एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। अब जब ये आईसिस बना 2014 में, तो आईसिस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था, अबू बकर अल बगदादी जो उसका लीडर था, उसको अमेरिका की तरफ से ये बात बोली गई कि भैया आप टारगेट कीजिए इराक सीरिया से होते हुए आगे बढ़कर अफगानिस्तान में जाइए, और अफगानिस्तान में ये जो मिडिल लेवल तालिबान है इसको एलिमिनेट कीजिए। अच्छा, अब मिडिल लेवल तालिबान को एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो ISIS ने एक गेम प्लान रचा। 2014 में दोस्तों ये हुआ कि ISIS ने मिडिल लेवल तालिबान को एक अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा कि देखिए सीनियर लेवल तालिबान तो जो है आपको अकोमोडेट करेगा नहीं, तो आप क्यों नहीं उठ के इराक और सीरिया में आ जाइए, हम यहाँ पर एक इस्लामिक कैलिफेट बनाते हैं और इस इस्लामिक कैलिफेट में आप लोग जो है अपना पॉलिटिकल रूल रख लीजिए। अब गेम प्लान ये था कि अगर इस्लामिक कैलिफेट इराक और सीरिया में बनेगा और उसमें अगर मिडिल तालिबान वाले लोग आ जाएंगे तो सीनियर तालिबान वालों के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पेस क्रिएट हो जाएगा बगल में अफगानिस्तान में। तो आप खेल को समझिए दोस्तों कि मिडिल लेवल तालिबान को एलिमिनेट करने से पहले उसको ल्योर किया गया, उसको लालच दी गई कि आइए इस्लामिक स्टेट में आइए, आपको यहाँ पर एक कैलिफेट मिलेगा, एक टेरिटरी मिलेगी। तो पहली बार हुआ कि इस्लामिक स्टेट एंड टेरिटोरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया। और जब ISIS ने आके ये बात बोली कि भैया अब आप आइए मिडिल लेवल तालिबान, आप आकर जुड़िए, तो ये सारे के सारे ISIS वाले उठ के वहाँ चले गए। अब मिडिल तालिबान वाले ISIS में चले गए। जैसे ही मिडिल तालिबान वाले ISIS में गए, अमेरिका ने मिलकर ISIS के ऊपर अटैक करने चालू कर दिए। और इन ISIS के ऊपर अटैक करने के दौरान अमेरिका ने ड्रोन वॉरफेयर का प्रयोग किया, और ड्रोन वॉरफेयर के दौरान इन्होंने आइडेंटिफाई करके उन क्लस्टर्स को एलिमिनेट किया जो कि मिडिल तालिबान के लोग थे। तो ISIS का गठन दोस्तों मेन कारण ये था कि वो मिडिल तालिबान को एलिमिनेट कर दे, जिसकी वजह से जो सीनियर तालिबान है वो इवेंचुअली और इजीली इंटीग्रेट हो जाए। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताई दोस्तों? मैंने ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि 2007 में जब इंडियन मुजाहिदीन बना, तो 2007 से लेकर 2012-13 तक इंडियन मुजाहिदीन जो है भारत में टेररिज्म करता रहा। लेकिन 2012-13 तक इंडियन मुजाहिदीन को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया भारत की सरकार ने। जब भारत की सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज कर दिया तो PFI जो थी वो एक तरीके से सिर्फ रेडिकल संस्था रह गई। अब वो एक प्रकार से बच्चों को तो एकजुट करके ला ही नहीं पाई कि भैया अब इंडियन मुजाहिदीन में एक्ट होगा, तो इंडियन मुजाहिदीन वीकन हो गई। जब इंडियन मुजाहिदीन वीकन हुई तो उस समय ISI का जो पूरा गेम प्लान इंडिया में चल रहा था कि इंडियन लोगों को ही एकजुट करके इंडिया में टेररिज्म कराएंगे, ये गेम प्लान टूटता हुआ दिखा। और 2014 में जब ISIS बनी तो उस समय ISI ऑफ पाकिस्तान को ये लगा कि क्यों ना हम ISIS को जो है इंडिया में एक प्रमोट करके दिखाएं। अब
इंडिया में वो आईएसआईएस को क्यों लाना चाहते थे? आईएसआई वाले आईएसआईएस को इंडिया में इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि दोस्तों 2013-14 तक इंडियन मुजाहिदीन को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। लश्कर जो है कश्मीर का स्पेस छोड़ के ऑलरेडी पैन इंडिया में आ चुकी थी। जैश ए मोहम्मद जो है ऊपर कश्मीर में अटैक थोड़े बहुत करते जा रहा था। तो आईएसआई को ये लगा कि भैया ये जो पूरा होम ग्रोन टेररिज्म इंडियन मुजाहिदीन हमने क्रिएट किया था, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया है, तो इसको ख़त्म होने से रोका जाए और क्यों ना एक नया फ्रेंचाइजी मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया जाए। तो दोस्तों 2014-15 के दौरान आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक नया षड्यंत्र रचा और इस नए षड्यंत्र में उसने क्या किया कि उसने भारत में 3 ग्रुप्स बनाए। उसने सबसे पहला ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा यूसुफ अल हिंदी, दूसरा उसने ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा अंसार उल तौहीद और तीसरा उसने ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने रखा हरकत उल हर्ब इस्लामी। दोस्तों ये 3 ग्रुप्स में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने 2014-15 से पीएफआई के कैडर्स को बोला कि भैया जो आप इंडियन मुजाहिदीन में लड़कों को भर रहे थे, अब इंडियन मुजाहिदीन तो भारत सरकार ने बैन कर दी और तोड़ दी, तो अब आप इन 3 संगठनों में लड़के भरिए। तो 3 संगठनों में जो पीएफआई ने लड़के भरने चालू करे वो थे यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद, हरकत उल हर्ब इस्लामी। अब इन 3 संगठनों को जब इन्होंने बनाया तो इन 3 संगठनों में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने 3 नए लीडर्स क्रिएट करे इंडिया में, और ये जो 3 नए लीडर्स थे इनका नाम था अबू हुफैज़ा अल बकिस्तानी नंबर 1, दूसरा सुल्तान अमरार और तीसरा शफ़ी अमरार। ये दोनों भाई थे, दोनों कर्नाटका के थे, शफ़ी अमरार और सुल्तान अमरार, और तीसरा अबू हुफैज़ी अल बकिस्तानी। दोस्तों ये तीनों के तीनों लोगों ने जब ये 3 संगठनों का कमान संभाला, यूसुफ अल हिंदी, अंसार अल तौहीद, हरकत उल हर्ब इस्लामी, तो उस समय इन तीनों संगठनों ने भारत में एक नया षड्यंत्र ये रचना शुरू कर दिया कि 2015-16 से इन्होंने बोलना चालू कर दिया कि हम अपना एलिजियंस आईएसआईएस को देते हैं। अब आईएसआईएस क्योंकि उस समय अमेरिका ने क्रिएट की थी, अबू बकर अल बगदादी भी अमेरिका के कंट्रोल में आदमी था, तो अबू बकर अल बगदादी के तहत एक वीडियो जारी करवाया गया और वो भी आईएसआई के कहने पर करवाया गया। और अबू बकर अल बगदादी ने एक वीडियो जारी करते हुए ये बोला कि भैया यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद, हरकत उल हर्ब इस्लामी जो भारत में संगठन है ये आईएसआईएस के फ्रेंचाइजीज हैं और ये ऑपरेट करेंगे कर्नाटका केरला में। और ये जो तीनों लोग थे, सुल्तान अमरार, शफ़ी अमरार, अबू हुफैज़ा अल बकिस्तानी, इन तीनों लोगों ने मिलकर कर्नाटका केरला में अपना बेस बनाया और इसकी वजह से आईएसआईएस का एक फ्रेंचाइजी मॉडल दोस्तों इंडिया में भी देखने को मिला। और ये इंडिया में देखने को मिला यूसुफ अल हिंदी, साथ ही में अंसार उल तौहीद और साथ ही में हरकत उल हर्ब इस्लामी के तहत। तो ये जो 3 संगठन दोस्तों भारत में देखने को मिले, ये 3 संगठन आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने आईएसआईएस से जोड़कर भारत में चलाने की कोशिश करी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इन 3 संगठनों के तहत जो इंडियन मुजाहिदीन टूटी है वो इंडियन मुजाहिदीन का किसी तरीके से दोबारा रिवाइवल हो एक नए नाम से। तो यहाँ पर जो गेम चला वो ऐसा चला कि इन 3 संगठनों ने फिर यहाँ पर भारत में पहले तो मुसलमानों को एकजुट करके ये बोला कि आओ कैलिफेट चलें। इस रीज़न से आप देखिए कि 2017, 18, 19 में बहुत सारे लोग केरला, कर्नाटका से उठकर आईएसआईएस के कैलिफेट सीरिया तक गए और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फिर आईएसआई ने अपना गंदा खेल चालू करा कि उसने यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद, हरकत उल हर्ब इस्लामी का प्रयोग करके इन संगठनों को बोला कि आप हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके, क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करके आप इस्लाम में बदलकर इनको भी कैलिफेट लेके जाइए। तो इससे हिंदू सोसाइटी पे भी अटैक होगा, हिंदू की सोसाइटी भी टूटेगी, हिंदुइज़्म भी टूटेगा, हिंदुइज़्म भी कमज़ोर होगा और साथ ही में भारत भी टूटेगा और भारत भी कमज़ोर होगा। तो दोस्तों गेम प्लान बहुत सिंपल है। गेम प्लान ये है कि आईएसआई 2005 से कराची प्रोजेक्ट के तहत से भारत को भारतीयों से ही तोड़वाना चाहती है। इंडियन मुजाहिदीन उसने बनाया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसने बनाया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में सिम्मी के सारे कैडर्स को अब्जॉर्ब किया। आज की डेट में सारा पीएफआई का कैडर पुराना सिम्मी का कैडर है। भारत सरकार ने जब इंडियन मुजाहिदीन को तोड़ा तो इंडियन मुजाहिदीन को तोड़ने के बाद आईएसआई ने एक ट्रांसनेशनल जिहाद इंडिया में क्रिएट किया और ये ट्रांसनेशनल जिहाद उसने यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद, हरकत उल हर्ब इस्लामी के तहत उसको आईएसआईएस से जोड़कर एक लार्जर नैरेटिव पेश किया। तो दोस्तों
आज की डेट में अगर कर्नाटका में, केरला में, उत्तर प्रदेश में या बाकी जगहों पर कहीं पर भी ISIS के मॉड्यूल्स अगर भारत में तोड़े जाते हैं, NIA अगर कोई ISIS के मॉड्यूल्स को तोड़ रही है, तो ये सारे ISIS के मॉड्यूल्स, याद रखिएगा, ISIS नहीं चला रही, ये ISI ऑफ पाकिस्तान ISIS के थ्रू चलवा रही थी, क्योंकि वो एक होम ग्रोन टेररिज्म मॉडल को, जिसको वो इंडियन मुजाहिदीन के तहत कंटिन्यूड रखना चाहती थी, इसने वो खेल खेला है यहाँ पर। तो आज की डेट में अगर भारत से हमारे यहाँ के मुसलमान उठ के ISIS जा रहे हैं तो वो ISI का गेम प्लान है। अगर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियाँ इस्लाम में कन्वर्ट होकर ISIS के कैलिफेट में जा रही हैं तो वो भी ISI का गेम प्लान है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चाहे इंडियन मुजाहिदीन तो ख़त्म हो गया हो, लेकिन अभी भी भारत के लिए जो खतरा है वो है यूसुफ अल हिंदी, अंसारुल तौहीद, हरकतुल हर्ब इस्लामी। आज की डेट में भी सुल्तान अमरार, शफ़ी अमरार जैसे लोग, अबू हुफैज़ा अल बकिस्तानी जैसे लोग ISI का एजेंडा भारत में चला रहे हैं। और आज की डेट में जो केरला स्टोरी थी, उसने सिर्फ यही चीज़ दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर कर उस कैलिफेट में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर ISI अभी भी अपना गेम प्लान चलाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, इस पूरे डिबेट में मैंने आपको वो चीज़ बताई जो मीडिया आपको आज की डेट में कभी शेयर नहीं करेगी। आई होप अब इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको लार्जर पर्सपेक्टिव क्लियर है। धन्यवाद।